इंटीग्रेशन जो होता है इसका साइन ये होता है और यहाँ एक फंक्शन लिखा रहता है और बाद में हम लोग लिखते हैं dx। ये जो होता है इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल, साइन ऑफ इंटीग्रल। और ये जो है आपको पता ही है ये होता है विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब कोई फंक्शन होता है यहाँ पे x का जिसको इंटीग्रेट करना पड़ता है x के सापेक्ष, और इसका जो वैल्यू होता है उसको हम लोग i से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन जो होता है इसके बारे में अगर हम लोग जानें, इसका जो मूल डेफिनेशन होता है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है। डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। मतलब डीसी में जैसे हम लोग गए थे ए से बी तक जाना डिफरेंशिएशन है, तो बी से ए तक आना इंटीग्रेशन हो जाता है। तो अगर इस डेफिनेशन को आप समझना चाहें तो इसका ये मतलब हुआ कि d अपॉन dx fx, तो fx का dc होता है f डैश x, fx का dc होता है f डैश x। इसीलिए f डैश x का जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रल होगा, वो fx हो जाएगा। आप fx से f डैश x तक गए तो ये डिफरेंशिएशन हुआ, तो f डैश x से fx तक जो जाइएगा ये आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है। fx का dc f डैश x है तो f डैश x का इंटीग्रेशन fx होगा। और इसी रूल को पकड़ के इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो भी बनाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर दें आपको, जैसे कि d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का dc कितना होता है 2x होता है। चूँकि एक्स स्क्वायर का dc 2x होता है इसीलिए 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x है, तो एक्स क्यूब प्लस 3x का dc कितना होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब का, और 3x का हो जाएगा 3, क्योंकि x का dc होता है 1। तो इस पूरा टर्म का dc अगर ये है, इसका मतलब हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3 का जो इंटीग्रल होगा वो एक्स क्यूब प्लस 3x हो जाएगा। मतलब जस्ट उल्टा है, dc का जस्ट उल्टा जो होता है वो इंटीग्रल हो जाता है। कि फॉर्मूला को अगर आप देखें, जैसे d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। अगर इसका चाहते हैं आप dc निकालें तो ऊपर में xn का लग जाएगा फॉर्मूला n x टू दी पावर n माइनस 1, और नीचे में तो ये n प्लस 1 कॉन्स्टेंट आपको नीचे में रहेगा ही। तो ये जो नीचे का टर्म है n प्लस 1 और ये ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस 1 माइनस 1 भी अगर कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा x टू दी पावर n बचा। यानी इस पूरे का dc क्या मिला x टू दी पावर n। इसका मतलब हो गया कि x टू दी पावर n का जो इंटीग्रल होगा वो x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 हो जाएगा। x टू दी पावर n का जो इंटीग्रल है वो x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 हो जाएगा। एक्चुअल में होता है क्या है कि फॉर्मूला में हम लोग c लगाते हैं। आप लोग भी देखते होंगे फॉर्मूला में c लगता है। c का क्या है विशेषता सो देख लीजिए। थोड़ा सा आपको हम फ्लैश कर रहे हैं इसका कि d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का dc कितना होगा, एक्स स्क्वायर का dc होगा 2x और 5 कांस्टेंट है dc हो जाएगा 0, यानी ये 2x ही हो गया। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि 2x का जो इंटीग्रल है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा, इसको 1 मान लीजिए। फिर क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 100, तो एक्स स्क्वायर का dc अगर निकालेंगे तो ये होगा 2x और 100 कांस्टेंट है dc होगा 0, यानी ये 2x प्लस 0 होगा 2x। तो इसका dc अगर 2x हुआ तो आप कह सकते हैं कि 2x का जो इंटीग्रल होगा
वो एक्स स्क्वायर प्लस 100 होगा, इसको 2 मान लीजिए। अब अगर गौर से आप देखें तो ऊपर में यहाँ पर भी 2x ही है और नीचे में भी आपको 2x ही है, तो यहाँ पर 2x का जो इंटीग्रल है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हुआ और यहाँ पर 2x का इंटीग्रल जो है एक्स स्क्वायर प्लस 100 हो गया। कभी अगर यहाँ पर हम 500 ले लें या दूसरा कोई भी कांस्टेंट लें तो उसका भी आपको आंसर जो है बदल करके उतना ही आएगा, लेकिन सभी का सभी 2x का ही इंटीग्रल है। इसका मतलब हो गया कि ये कांस्टेंट जो है वो इफेक्ट डाल रहा है, कांस्टेंट सेम भी नहीं है, लेकिन आप नो ही इसको गलत कह सकते हैं, नो ही आप इसको गलत कह सकते हैं, दोनों सही है। तो इसी दोनों को अगर आप मिक्स करना चाहते हैं तो लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो 2x आप देख रहे हैं, 2x का जो इंटीग्रल होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख देते हैं। ये c इस जितने भी कांस्टेंट है उस सभी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सेंस यह है कि कोई ना कोई ऐसा कांस्टेंट यहाँ पर रहा होगा जिसका DC 0 हो गया होगा, कोई ना कोई ऐसा कांस्टेंट यहाँ पर रहा होगा, चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, रूट हो या कोई भी हो, जिसका DC 0 हो गया होगा। तो ऑलमोस्ट है कि 0 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तब कौन कांस्टेंट आएगा, क्या लिखिएगा, कोई संख्या तो लिखना संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आप 10 ही क्यों लिखे, 500 ही क्यों लिखे। तो उसको सिंबॉलिक वे में हम लोग क्या करते हैं, सी लिख देते हैं या के लिख देते हैं या लेमडा लिख देते हैं या कोई और भी सिंबल हम लोग लिख देते हैं। तो ये जो सी होता है ना, यही सी इस इंटीग्रल को इंडेफिनिट इंटीग्रल के रूप में पहचान देता है। अनिश्चित है ये सी जो है कांस्टेंट, ये अनिश्चित है, उसका क्या वैल्यू होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यही सी इसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है और इसी सी को हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं या इंटीग्रल कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। सी को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलिए या इंटीग्रल कांस्टेंट बोलिए। तो यही सी जो होता है, तो जब आप देखेंगे कि फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं एक्सएन का इंटीग्रल, ये भी सही है, लेकिन फॉर्मूला में आप लोग को क्या करना है, फॉर्मूला हो या सवाल हो, उसके लास्ट में प्लस सी लगा करके आपको यूज़ करना है। जैसे कि इसका सटीक और शुद्ध जो है, अगर आप फॉर्मूला बोलेंगे तो वो फॉर्मूला हो जाएगा x⁴n+1/n+1 प्लस सी। सही है, ऊपर वाला भी एक्यूरेट ये भी है, लेकिन ये मोर एक्यूरेट हुआ, इसीलिए प्लस सी लगा करके हम लोग फॉर्मूला भी याद रखते हैं और प्लस सी लगा करके फिर हम लोग सवाल भी बनाते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा है पहला फॉर्मूला कि x⁴n का इंटीग्रल x⁴n+1/n+1 प्लस सी होगा। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लें, जैसे केवल x रहेगा तो x का इंटीग्रल कितना होगा, आप इस x के पावर को क्या बोलिएगा, 1 बोलिएगा। पावर नहीं कुछ है तो क्या है, पावर नहीं कुछ है तो 1 है। तो यहाँ पर अगर xn का फॉर्मूला आप लगाते हैं तो x पे पावर 1+1/1+1 प्लस सी हो जाएगा, यानी ये x²/2 प्लस सी हो जाएगा। दूसरा देखिए, मान लीजिए x² है तो यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, n का काम कर रहा है 2। अगर इसमें लगाते हैं फॉर्मूला x⁴n+1/n+1 प्लस सी हो जाएगा, यानी कि x³/3 प्लस सी हो जाएगा। यानी जो पावर है वो एक बढ़ जाता है और फिर वही पावर नीचे भी डिवाइड में आ जाता है। जैसे कि x⁵ है मान लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, n का काम यहाँ कर रहा है 5, तो x⁵5+1/5+1 प्लस सी होगा, यानी x⁵6/6 प्लस सी हो जाएगा। पावर को क्या करना है, एक बढ़ा देना है और फिर वही पावर नीचे भी आपको लिख देना है। एक चौथा देख लीजिए, अगर यहाँ पर x पर पावर 100 रहे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट x पे पावर 101/101 प्लस सी कर देना है। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं फॉर्मूला को, वो आपके एक्सपर्टाइज पर डिपेंड करता है कि आप कितना कम स्टेप को लिखते हैं। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके कुछ दूसरा फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, जैसे कि
1/x² है। तो इस टर्म को अगर नीचे से ऊपर ले जाएं तो पावर -2 हो जाएगा। तो पावर -2 हो गया तो यहाँ n का काम कर रहा -2। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल n पॉजिटिव हो, n निगेटिव हो, n फ्रैक्शन हो, किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये निगेटिव है। xn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x⁻n+1/n+1 + c, यानी कि x⁻2 + 1 ये होगा -1 और नीचे भी होगा -2 + 1 -1 + c होगा। तो इस -1 नीचे को आप ऊपर में लिख सकते हैं, यानी -1 × x पे पावर -1 + c। और ये जो टर्म आप देख रहे हैं पावर नेगेटिव वाला, इसको फिर से नीचे ले आना है। तो जब उसको नीचे ले जाइएगा तो -1/x + c हो जाएगा। तो ये आपको एक फॉर्मूला की तरह काम करेगा कि 1/x² का जो इंटीग्रल है इसको -1/x + c लिखना है। 1/x² का जो इंटीग्रल होगा वो -1/x + c लिखना है। और एक चीज़ आपको बता दें, अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं डीसी वाले रूल से कि डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। अब देखिए इसी का हम लोगों ने पढ़ा है कि d/dx 1/x का डीसी कितना? -1/x² होता है। 1/x का डीसी कितना? -1/x² होता है। इसीलिए -1/x² का इंटीग्रल कितना होगा? तो 1/x होगा। अगर यहाँ से माइनस हटाएंगे तो ये माइनस उधर जाके लग जाएगा, यानी 1/x² का जो इंटीग्रल होगा वो -1/x होगा। तो 1/x² का इंटीग्रल क्या मिला है? -1/x। तो बेसिक अगर रिवर्स वाले रूल से अगर आप निकालते हैं तो भी उतना ही टर्म आ रहा है, और बेसिक फार्मूला का अगर इस्तेमाल करके आप निकाल रहे हैं तो भी उतना ही रिजल्ट आपको आएगा। इसी फार्मूला का यूज करके फिर तीसरा देखिए फार्मूला का डेरिवेशन कर रहे हैं, और वो फार्मूला है कि 1/√x अगर है तो इसको कैसे इंटीग्रेट करें। इस रूट का मतलब पावर हाफ होगा, और पावर हाफ अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पावर नेगेटिव भी है और पावर फ्रैक्शन भी है। तो फ्रैक्शन हो या नेगेटिव हो, किसी भी कंडीशन में वो फार्मूला अप्लाई आप कर सकते हैं। तो रूल कैसे लगाएंगे? x⁻n+1/n+1 + c हो जाएगा, यानी कि x⁻−1 + 2 यानी 1/2 होगा, और नीचे भी आपको 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 का 2 जब ऊपर जाएगा तो 2 × x पे पावर हाफ हो जाएगा, और पावर हाफ को ही हम लोग रूट बोलते हैं, यानी ये आपको 2√x + c हो जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि 1/√x का जो इंटीग्रल होता है ये 2√x + c होता है। तो ये डेरिवेशन हम लोग निकाले हैं फॉर्मूला से। ऑल्सो रिवर्स वाला जो रूल हम लोगों ने पढ़ा है, रिवर्स रूल, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है, उसका अगर यूज़ करें तो देख लीजिए d/dx √x, और √x का dc कितना होता है? फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, √x का dc होता है 1/2√x। इसीलिए 1/2√x का जो इंटीग्रेशन होगा वो √x हो जाएगा। इस नीचे से 2 को अगर हटाएंगे तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/√x का जो इंटीग्रेशन होगा ये आपको 2√x हो जाएगा। तो देखिए 1/√x का इंटीग्रल क्या मिला? 2√x। आप किसी भी तरीका से बनाएं, जो रिजल्ट है वो बदलने वाला नहीं है, बदलेगा तब जबकि आप गलत करेंगे। इस फॉर्मूला का जो यूज है x⁻n का, इसका यूज हम लोग हमेशा करेंगे, ये ध्यान रखना आपको। n जो है वो पॉजिटिव हो, n जो है वो नेगेटिव हो, n जो है वो फ्रैक्शन हो, किसी भी कंडीशन में इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं। आपको केवल ध्यान रखना है कि n+1 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। केवल -1 को छोड़ करके हम लोग इस फॉर्मूला का यूज हमेशा करेंगे। जैसे 1/x का इंटीग्रल आप लोग इस तरीका से नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूला से, क्योंकि 1/x का इंटीग्रल निकालने का फिर दूसरा फॉर्मूला आपको हम बताएंगे।
तो इस फॉर्मूला का यूज हम लोग पॉजिटिव केस में, नेगेटिव केस में, फ्रैक्शन केस में, हर एक केस में करेंगे। x टू दी पावर n का फॉर्मूला x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c होता है। और इसी के आधार पर दो फॉर्मूला आप लोग को बता दिए हैं। वो क्या फॉर्मूला है कि 1/x² का जो इंटीग्रल है वो -1/x प्लस c होता है, ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। और तीसरा फॉर्मूला अगर देखें कि 1/√x का इंटीग्रल ये आपको 2√x प्लस c होता है। 1/√x का जो इंटीग्रल है ये 2√x प्लस c होता है। ये दोनों भी इसके डेरिवेशन से हमने निकाल लिया है। आगे अगर देखें तो देख लीजिए चौथा पॉइंट कि d/dx x है, तो x का dc कितना 1 होता है। क्योंकि x का dc 1 होता है इसलिए 1 का इंटीग्रल कितना होगा x होगा। तो 1 का इंटीग्रल x होता है, ये फॉर्मूला की तरह आपको काउंट होगा। और अगर इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला से बनाना चाहें तो सो देखिए कैसे बनता है। चौथा फॉर्मूला है ये कि 1 अगर है यहाँ पे तो 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, x पे पावर 0 लिख सकते हैं क्या। किसी भी टर्म पे पावर अगर 0 देते हैं तो वैल्यू 1 होता है। x इसलिए ले रहे हैं क्योंकि dx है, यहाँ x वेरिएबल है और हम चाहते हैं फॉर्मूला लगाएं। तो x टू दी पावर n का लगा देंगे फॉर्मूला, x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1 और लास्ट में प्लस c लगा देना है। तो ऊपर में ये हो गया x पे पावर 1 और नीचे में भी हो गया 1, और तो नीचे में 1 को तो लिखते नहीं हैं तो ये आपको x प्लस c हो गया। तो इसलिए देखिए कि आपको 1 का इंटीग्रल क्या मिला है, x मिला है। ये आपको ये ध्यान रखना है कि 1 का जो इंटीग्रल होता है वो x प्लस c होता है किसी भी कंडीशन में। फॉर्मूला कोई भी लगाएं ये फॉर्मूला हमेशा ही चलेगा। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला चौथा वाला, वो क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1 का जो इंटीग्रल होता है वो x होता है। अब इसके आधार पे आप कोई भी सवाल जो इस तरीका का बना सकते हैं, जैसे कि 2 का इंटीग्रल क्या होगा, तो आप इस 2 को बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ नहीं कुछ तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 1 का इंटीग्रल हम लोग क्या पढ़े हैं x, यानी 2x प्लस c हो जाएगा। यानी 2 का इंटीग्रल 2x प्लस c डायरेक्ट लिखना है। कहीं लिखा हुआ है 3 का इंटीग्रल तो आपको लिखना है 3x प्लस c। कहीं लिखा हुआ है -10 का इंटीग्रल तो आपको लिखना है -10x प्लस c। यानी ये डायरेक्ट आपको काम करना है। क्यों? क्योंकि 1 का इंटीग्रल होता है x। अगला फॉर्मूला अगर देखें ये 5 नंबर का कि कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डीसी होता है 0। कांस्टेंट का डीसी होता है 0, इसीलिए 0 का जो इंटीग्रल होगा ये कांस्टेंट होगा। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। जैसे 0 का इंटीग्रल जो होगा वो आप k लिख सकते हैं, 0 का जो इंटीग्रल है ये आप c लिख सकते हैं, जहाँ पर ये k c जो है वो किसी भी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। और आप ऑब्जेक्टिव में अगर कभी कभी सवाल देगा तो इस नीचे की तरह भी सवाल दे सकता है। आपको इसी आधार पर ये जो है ऑप्शन को टिक करना है।